हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं गौतम आप लोगों के लिए लाया हूं संविधान की अनुसूची के बारे में। क्लास 12 के उन सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है जो अगले साल 2027 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक आज का होने वाला है वो है संविधान की अनुसूची। क्या होने वाला है? संविधान की अनुसूची। देखिए, अब ये संविधान की जो अनुसूची है इसके बारे में, संविधान की अनुसूची। अगर हम बात करें संविधान की अनुसूची के बारे में तो ये मूल संविधान में कितना था? संविधान की अनुसूची। तो ये हमारा जो संविधान का अनुसूची है ये मूल संविधान में, अगर हम बात करें मूल संविधान, तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? हमारा संविधान जो था ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची था। कितना था? 8 अनुसूची। लेकिन वर्तमान में कितना है? अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारा 12 अनुसूची है। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। अब अनुसूची 8 से बढ़ के 12 हो गया। ये 8 से बढ़कर 12 जो हुआ, 4 अनुसूची अलग अलग संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। देखिए, हमारे संविधान में चाहे कुछ ऐड हो, यानी कि कुछ जोड़ा जाए या निकाला जाए, उसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी होता है। तो वही 4 अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो आइए इस क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि आज के समय में ये 12 अनुसूची कौन कौन है और किसमें किस बात की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो हमारा आता है अनुसूची 1। क्या आता है? अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या दिया गया है? तो अनुसूची 1 में दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो संघ और राज्य क्षेत्र क्या होगा? तो भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। इनका चर्चा किसमें किया गया है? तो अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। आपको समझ में आया होगा। फिर आता है अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है? अनुसूची 2। अगर हम बात करें अनुसूची 2 के बारे में कि अनुसूची 2 में क्या दिया गया है, तो देखिए, अनुसूची 2 में दिया गया है, अनुसूची 2 में दिया गया है कि वेतन भत्तों के बारे में। किसके बारे में? जो भी सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, कर्मचारी ने अधिकारी हो गए, उनके वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। तो वेतन और भत्ते के बारे में किस में दिया गया है? अनुसूची 2 में। देखिए, अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है। वेतन भत्ते के बारे में कि जो भी सरकार के अधीन काम कर रहे हैं उनका वेतन भत्ता किस में है? अनुसूची 2 में। तो आपसे पूछेगा कि किस में चर्चा है? अनुसूची 2 में किस बात की चर्चा है? तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की चर्चा है अनुसूची 2 में। फिर हम बढ़ते हैं अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में किस बात का चर्चा किया गया है? तो अगर हम बात करें अनुसूची 3 में, अगर अनुसूची 3 में हम देखें कि किस बात का चर्चा किया गया है, तो अनुसूची 3 में कहा गया है शपथ के बारे में। किसका है? शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख है। अब शपथ का उल्लेख किसका है? तो जो भी पदाधिकारी हैं शपथ लेते हैं उनके शपथ का उल्लेख है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है कि आखिर ये अनुसूची 3 में किसके किसके शपथ की चर्चा नहीं की गई है। किसके किसके शपथ की चर्चा नहीं की गई है? तो 3 लोगों के शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। वो 3 व्यक्ति कौन है? तो एक हो गए राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। कौन हो गए? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट। दूसरे कौन हो गए? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। फिर तीसरे कौन हो गए? गवर्नर। भारत के नहीं, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, इनका। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 69 में और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनुसूची 3 में किसके शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसका नहीं किया गया है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, गवर्नर का। राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख 60 में, उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख 59 में और गवर्नर के शपथ का उल्लेख 159 में। याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आखिर में क्यों इनके शपथ का उल्लेख इसमें नहीं दिया गया, अनुसूची 3 में? इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि स्पेशल आर्टिकल में इनके शपथ की चर्चा की गई है।
इसीलिए नहीं दिया गया है, याद रखेंगे। फिर आता है अनुसूची 6 कि अनुसूची 6 में किसकी चर्चा है। अनुसूची 6 नहीं, माफ कीजिएगा, अनुसूची 4, अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है। अगर हम बात करें अनुसूची 4 की, तो अनुसूची 4 में दिया है राज्यसभा सीटों का आवंटन। क्या दिया गया है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। अब ये जो राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है, ये अनुसूची 4 में दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनेगा कि ये जो राज्यसभा के सीटों का बांटा जाता है, आवंटन किया जाता है, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है 1971 की जनसंख्या। 1971 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो जनसंख्या होगा वो इसका क्या है? आधार है। तो अगर आपसे पूछेगा कि राज्यसभा सीटों का जो आवंटन होता है उसका आधार क्या है, तो 1971 की जनसंख्या, याद रखेंगे। ये हमारा अनुसूची 4 हुआ। अब हम लोग का आता है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है? अगर हम बात करें अनुसूची 5 में, कि अनुसूची 5 में क्या कहा गया है। अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 में कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होता है उनके नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण और प्रशासन, के नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख है। तो याद रखेंगे अनुसूची 5 में क्या दिया गया है। तो अनुसूची 5 में दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण और प्रशासन के उल्लेख के बारे में दिया गया है। तो हमने 5 अनुसूची के बारे में पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं अगला, छठा अनुसूची हम लोग का क्या होने वाला है। अगर हम बात करें अनुसूची 6 के बारे में, कि अनुसूची 6 में क्या दिया गया है। अनुसूची 6 में अगर हम बात करें तो इसमें दिया है 4 राज्यों के जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति के नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो इसमें दिया गया है 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। इन 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एससी और एसटी के नियंत्रण और प्रशासन, नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख है, और प्रशासन का उल्लेख है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेके कि असम, या अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्य की, तो उसमें मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया। 3 M होता है, लेकिन आता है इसमें कितना है? 2 ही है। तो वो कभी कभी मिजोरम की जगह पे क्या मार देते हैं? मणिपुर लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आप याद रखेंगे, वो ट्रिक होता है मेतामी। क्या होता है? मेतामी। अब देखिए ME याद रखेंगे, T याद रखेंगे, A याद रखेंगे, MI याद रखेंगे। में से आपको मेघालय मिलेगा, में से मेघालय, इंग्लिश में आप याद रखेंगे मेघालय। T से आपको त्रिपुरा मिलेगा। क्या मिलेगा? त्रिपुरा मिलेगा। A से आपको क्या मिलेगा? असम मिलेगा। MI से आपको क्या मिलेगा? तो MI से मिजोरम होता है। अगर आपको इंग्लिश याद हो तो MI से मिजोरम होता है। तो ये 4 राज्यों के, स्पेशली 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति के नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया। इसके बाद आता है अनुसूची 7। आखिर अनुसूची 7 में किस बात का चर्चा किया गया है? अनुसूची 7 में अगर हम बात करें अनुसूची 7 की, तो अनुसूची 7 में देखिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब ये जो शक्ति का बंटवारा किया गया है 3 सूची बना के किया गया है। एक हो जाता है संघ सूची, संघ
सूची, दूसरा हो गया हमारा राज्य सूची, और तीसरा हम लोग का होता है समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार के सूचियों के बारे में चर्चा किया गया है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियों की चर्चा की गई है। संघ सूची कहने का मतलब है कि इस पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संघ पे। संघ सूची में कोई भी कानून बनाने का अधिकार संघ का होगा, यानी केंद्र का होगा। राज्य सूची पे कोई भी कानून बनाने का अधिकार राज्य का होगा, राज्य सूची पे कोई भी कानून बनाने का अधिकार राज्य का होगा, और समवर्ती सूची पे कोई भी कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का होगा। समवर्ती सूची पे कोई भी कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का होगा। लेकिन अगर कभी किसी नियम कानून बनाते समय इन दोनों के बीच विवाद हो जाए तो मान्यता किसको मिलेगा? संघ को ही मान्यता मिलेगा, माना जाएगा संघ का ही। बात किसका माना जाएगा? संघ का। अब देखिए, ये जो तीनों सूची बांटा गया है, तो हमारे मूल संविधान में इसमें कुछ और दिया हुआ था, इसमें कुछ और, लेकिन वर्तमान में भी कुछ और है। जैसे अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में संघ सूची में था 97 विषय। कितना विषय था? 97 विषय। इसमें राज्य सूची में कितना था? 66 विषय। और समवर्ती सूची में कितना विषय था? 66 विषय था। और समवर्ती सूची में हमारा 47 विषय था। कितना विषय था? 47। अब देखिए, ये 97 जो विषय था, तो अगर हम बात करें वर्तमान के संविधान में, वर्तमान में जो हमारा संविधान है, इसमें मूल संविधान में 100 है। कितना सूची है वर्तमान संविधान में? 100। 97 था, 100 हो गया। ये 66 था, तो ये कितना हो गया? 61। और ये 47 था, तो ये बढ़ के कितना हो गया? 52। अब यहां से जो 5 निकाला गया वो यहां पे लाके ऐड कर दिया गया। यहां पे जो 5 निकाला गया वो यहां पे लाके ऐड कर दिया गया। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि इनमें से 5 कौन निकाला गया, कौन ऐड किया गया? तो जो 5 निकाला गया वही ऐड किया गया, तो वो कौन कौन आ गया? तो वन हो जाएगा, वन्य जीव हो जाएगा, मापतौल हो जाएगा, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, मापतौल हो गया, न्याय प्रशासन हो जाएगा, वन, वन्य जीव, मापतौल, न्याय प्रशासन, और शिक्षा क्या हो जाएगा? शिक्षा। तो ये 5 को निकाला गया, वन, वन्य जीव, मापतौल, न्याय प्रशासन और शिक्षा, 5 को निकाला गया और इसमें जोड़ दिया गया। देखिए, इस 5 को निकाला गया और 5 को इसमें लाके जोड़ दिया गया। ये जो निकाला गया 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको निकाल के इसमें जोड़ा गया। तो ध्यान रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से निकाला गया और इसमें लाके ऐड कर लिया गया। तो ये था हमारा अनुसूची 7। बढ़ते हम अगले अनुसूची की तरफ, जो कि हमारा अनुसूची 8। अनुसूची 8 में किस बात का चर्चा है? अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है, भाषाओं के उल्लेख, भाषाओं का अब देखिए, हमारे मूल संविधान में अगर हम बात करें मूल संविधान की, तो इसमें 14 भाषाएं थी। कितना? 14। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 22 भाषा है। अब ये 14 से भाषा कितना हो गया? 22। तो इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। अब पहले ही बता चुके हैं कि जब भी संविधान में कुछ जोड़ा जाए या फिर कुछ निकाला जाए तो उसमें क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन। तो इन 8 भाषाओं को अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें 8 भाषाएं वो कौन कौन सी है, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके माध्यम से 15वां भाषा जोड़ा गया, जो कि कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर आया 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके माध्यम से 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 3 भाषा जोड़ी गई। एक 16वां भाषा जो कि नेपाली था, 17वां भाषा मणिपुरी, 18वां भाषा कोंकणी। 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। 16वां भाषा नेपाली, 17वां भाषा मणिपुरी और 18वां भाषा
कोंकणी। फिर आया 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके माध्यम से 4 भाषा जोड़ी गई। 19वां बोडो भाषा, 20वां डोंगरी भाषा, 21वां मैथिली भाषा और 22वां संथाली भाषा। ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब देखिए, ये तो याद रहेगा 15वां भाषा। इसको याद करने के लिए ट्रिक है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। इसको याद रखने का ट्रिक है बोडमास। बचपन में जो हम लोग पढ़ते हैं लोग बोडमास, वही इसका ट्रिक है। बो से बोडो, ड से डोंगरी, म से मैथिली, स से संथाली। याद रखेंगे। ये हमारा था अनुसूची 8। कौन सा था? अनुसूची 8। बढ़ते हैं हम अनुसूची 9 की तरफ। अगर हम बात करें अनुसूची 9 में किस बात की चर्चा है? अनुसूची 9 में तो अनुसूची 9 हमारे मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि हमारे मूल संविधान में 8 ही अनुसूची था। इसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। इसमें तो किसके बारे में चर्चा है? तो भूमि सुधार के बारे में चर्चा है। भूमि सुधार के बारे में चर्चा है। यानी कि इसी में जो जमींदारी प्रथा था, पहले जमींदारी प्रथा चलता था, उसी का उन्मूलन किया गया। तो भूमि सुधार किया गया। इसे पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, जो पहला संविधान में संशोधन हुआ था वो यही हुआ था। अनुसूची 9 को जोड़ा गया, भूमि सुधार। इसके तहत क्या किया गया? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो याद रखेंगे। इस समय अगर हम बात करें कि पीएम कौन थे, तो इस समय पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर आता है अनुसूची 10 कि अनुसूची 10 में किस बात का चर्चा किया गया है। अगर हम बात करें अनुसूची 10 के बारे में, तो इसका भी चर्चा हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको भी जोड़ा गया है। तो इसमें दल बदल कानून के बारे में दिया गया है। किसके? दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। दल बदल कानून लाया गया। कब लाया गया? तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया, संशोधन किया गया और इसके माध्यम से दल बदल कानून को रोका गया। इस समय पीएम थे राजीव गांधी। राजीव गांधी इस समय पीएम थे। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। फिर हमारा जो अगला अनुसूची है, अनुसूची नंबर 11। अगर हम बात करें अनुसूची 11 की, अनुसूची 11 में किस बात का चर्चा है? तो अनुसूची 11 में स्थानीय निकाय स्वशासन के बारे में बात किया गया। स्थानीय निकाय स्वशासन। अनुसूची 11 में स्थानीय निकाय के बारे में चर्चा किया गया। अब यह स्थानीय निकाय का मतलब होता है ग्राम पंचायत के बारे में। किसके बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में। अब इसको जोड़ा गया हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया और उसे 24 अप्रैल, पंचायती राज को कब बना दिया गया? 24 अप्रैल को लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे, पंचायती राज दिवस। तो ये था हमारा अनुसूची 11। फिर इसके बाद आता है अनुसूची 12। अगर हम बात करें अनुसूची 12 की, तो अनुसूची 12 में किस बात का चर्चा है? तो अनुसूची 12 में नगर निकाय के बारे में चर्चा है। नगर निकाय के बारे में, यानी कि नगर निगम के बारे में चर्चा है। इसे भी संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही किया गया और इसके माध्यम से नगर निगम को जोड़ा गया। और इसे लागू कब किया गया? तो 1 जून 1993 को लागू किया गया। इसमें पंचायती राज में 29 विषय आता है। कितना आता है? 29 विषय। और इसमें 18 विषय आता है। नगर निगम में 18 विषय का चर्चा किया गया। तो ये था हमारा अनुसूची के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और रिवीजन करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।